गोएंडी राष्ट्रीय उद्यान गोएंडी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक उपेक्षित घास भूमि आवास जिसे पोलो ग्राउंड के नाम से जाना जाता है अब ब्लैक बग की आबादी का समर्थन करने के लिए पुनर्स्थापन के लिए तैयार किया गया है। गोएंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई तमिलनाडु में स्थित लगभग 2.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो मेट्रोपॉलिटन शहर के भीतर स्थित है। मूल रूप से यह रिजर्व वन था। 1978 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया ताकि इसकी अद्वितीय शहरी जैव विविधता की रक्षा की जा सके। वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी और कांटेदार वन के प्रमुखतः ढाका जिसमें 350 से अधिक पौधे की प्रजातियां शामिल है। जीव जंतु में स्तनधारी ब्लैक बग, चीतल, स्पॉटेड डियर, सियार, पेंगोलिन, सीवेट, बोनट मकाक, लकड़बग्घा, हेजहॉग, मेढक, भारतीय जंगली खरगोश और अन्य लगभग 14 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां रहती हैं। पक्षी में 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां जिनमें निवासी और प्रवासी पक्षी शामिल हैं। सरीसृप और अकशेरुकी जीव में सांप, छिपकली, कछुए, मकड़ी, तितलियां और अन्य जीव जंतु। पारिस्थितिकी भूमिका में यह चेन्नई के हरे फेफड़े के रूप में कार्य करता है। शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारने, जैव विविधता का संरक्षण करने और पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ब्लैक बक भारत और नेपाल का स्वदेशी पशु है। दिनचर्या वाला एंटेलोप मुख्यतः दिन में सक्रिय रहता है। घास के मैदान और खुली झाड़ी या पतली वन वाली जगहें जिनमें पानी की सुविधा हो वहाँ आवास होता है। संरक्षण दर्जा में IUCN में जिन्हें लीस्ट कंसर्न नियर चिंता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अनुसूची 1 में शामिल है। वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव सेवा पुरस्कार 2025 वन्यजीव सेवा पुरस्कार 2025 BNHS की वैज्ञानिक पारवी शेख को उनकी नेस्ट गार्डियन पहल के लिए अभ्यारण्य वन्यजीव सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेस्ट गार्डियन पहल यह एक सामुदायिक नेतृत्व वाली संरक्षण योजना है जिसका उद्देश्य संवेदनशील भारतीय स्कीमर पक्षी, इंडियन स्कीमर और अन्य भूमि पर घोंसला बनाने वाली प्रजातियों को शिकार और मानव उत्पीड़न जैसे खतरों से बचाता है। अभ्यारण्य वन्यजीव सेवा पुरस्कार इसका उद्देश्य यह असाधारण स्थानीय स्तर पर किए गए संरक्षण प्रयासों को मान्यता देता है जिसमें से और प्रत्येक वर्ष मोर्चे पर कार्य करने वाले संरक्षण नायकों को सम्मानित करता है। इसे सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है जो सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है जो सेंचुरी एशिया पत्रिका भी प्रकाशित करता है। पहला अंक 1981 में प्रकाशित हुआ था। मुख्य क्षेत्र यह विज्ञान संबंधित और समुदाय संयुक्त संरक्षण प्रयासों का जश्न मनाता है जो भारत में पारिस्थितिकी, वन्यजीव और जलवायु चुनौतियों का समाधान करता है। महत्व यह क्षेत्रीय संरक्षण कार्यों की राष्ट्रीय दृश्यता बढ़ाता है और प्रजाति पुनरुद्धार कार्यक्रम का समर्थन करता है। भारतीय स्कीमर की विशेषताएं काले पंख, पेट का भाग सफ़ेद चमकीले नारंगी पैर, मोटी नारंगी पीली चोंच जिनमें निचली चोंच थोड़ी लंबी होती है। यह अपनी चोंच खोलकर पानी के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए जाना जाता है। आहार में मुख्यतः मछली, कीट लार्वा, झींगा जैसे क्रस्टेशियन। आवास में मैदानों की नदियाँ, झीलें, दलदल, तट और नदी के मुहाने एस्चुरीज अक्सर समुद्र तटों, रेत के टीलों और समुद्र द्वीपों पर झुंड में देखा जाता है। वितरण और स्थिति में पहले पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता था। अब सीमित रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में ही पाए जाते हैं। IUCN में संकटग्रस्त हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BHS
भारत का प्रमुख संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण शोध संस्थान है। 1883 में मुंबई में प्राकृतिक वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक संगठन इस SIRO सीरो के रूप में मान्यता प्राप्त भूमिका और गतिविधियों पारिस्थितिकी अनुसंधान करना, शिक्षा कार्यक्रम चलाना, संरक्षण परियोजनाएं लागू करना है, मैंग्रोव, वेटलैंड, घास भूमि और नागरिक विज्ञान पहल का समन्वय करना, वैश्विक साझेदारी में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करके विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में वैज्ञानिक और संरक्षण कार्य का विस्तार करना है। पोंग डैम झील वन्यजीव अभ्यारण्य पोंग डैम झील वन्यजीव अभ्यारण्य में 2025 की वार्षिक पक्षी गणना में जल पक्षी की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सर्वेक्षण के दौरान 97 प्रजातियों से संबंधित कुल 1,53,719 पक्षियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। अधिकारियों ने प्रवासी पक्षियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। प्रमुख निष्कर्षों में अभ्यारण्यों की प्रमुख फ्लैगशिप प्रजाति बार हेडेड गूज कलहंस की संख्या तेज वृद्धि हो गई है। पोंग डैम झील वन्यजीव अभ्यारण्य एक मानव निर्मित जलाशय है जो व्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण से बना है। इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थित है। पारिस्थितिकी महत्व वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया। वर्ष 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, जिससे इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मान्यता मिली। प्रमुख वन्यजीव नवीनतम पक्षी गणना में अभ्यारण्य की प्रमुख प्रजाति बार हेडेड गूज की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। श्री लंकमल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में अभिलेखनीय सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने श्री लंकमल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में एक उल्लेखनीय एपिग्राफिकल सर्वेक्षण किया है। मुख्य विशेषताओं में ASI टीम ने 3 शैलाश्रय रॉक शेल्टर की खोज की है, जिसमें एक में प्रागैतिहासिक शैल चित्र पाए गए हैं। कालावधि में मेगालिथिक, लौह युग तथा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी से संबंधित चित्रों में पशुओं, मानव आकृतियों तथा वन्य ज्यामितीय चित्रों में पशुओं, मानव आकृतियों तथा ज्यामितीय रेखा चित्रों का चित्रण किया गया। सामग्री में लाल ग्रेर बैठ न फर्स्ट रूम में हो ना लाई तो देखे लाल गिरु, रेड आखिर, कैओलिन पशुवसा तथा कुचली हुई हड्डियों को बोइंगडिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया गया। अभिलेख में शिलालेख 4वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के कुल 30 शिलालेख का दस्तावेजीकरण किया गया है। शिलालेख ब्राह्मी, नागरी, तेलुगु लिपियों में है तथा कुछ अंश लिपि शंख लिपि सेल कैटर्स में लिखे गए हैं। भाषाएं में संस्कृत, प्राकृत और तेलुगु। श्री लंकमल्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य भौगोलिक स्थिति कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश। पारिस्थितिकी एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र। नदी तंत्र में पेन्नार नदी के जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है। पेन्नार नदी अभ्यारण्य की पूर्वी सीमा के साथ बहती है और तेलुगु गंगा नहर से जुड़ी है। प्रमुख प्रजाति में जेरडन का कोर्सर अत्यधिक संकटग्रस्त, लगभग 1 सदी बाद 1986 में पुनः खोजा गया। वनस्पति में रेड सैंडर्स, चंदन, बांस,
टर्मिनालिया प्रजाति, सिजीजियम प्रजातियाँ, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पतियाँ। जीव जंतुओं में तेंदुआ, पैंथर, सियार, चिंकारा, स्लॉथ, भालू, उभयचरों, सरीसृपों और पक्षियों की समृद्ध विविधता। इंडियन ट्री पाई, नाइटजार, ग्रे हॉर्नबिल। वन प्रकार में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पहाड़ी क्षेत्र में और झाड़ीदार वन मैदानी क्षेत्र में। जलवायु गर्म एवं शुष्क जलवायु। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में जीव जंतु सर्वेक्षण। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में किए गए 3 दिवसीय ऑफ सीजन जीव जंतु सर्वेक्षण के दौरान पक्षियों, तितलियों और ओडोनिट्स, ड्रैगन फ्लाई और डैम्स फ्लाई की कई नई प्रजातियों की खोज की है। सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं। जीव जंतु सर्वेक्षण किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली पशु प्रजातियों का दस्तावेजीकरण और विश्लेषण किया गया है। एक व्यवस्थित अध्ययन संचालन में त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी TNHS द्वारा केरल वन और वन्यजीव विभाग के सहयोग से निष्कर्ष में 14 नई पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई, जिसमें ग्रे हेरॉन, इंडियन स्पॉटेड ईगल, स्टेपी ईगल, बोनेलीज ईगल और यूरेशियन स्पैरो हॉक शामिल है। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल के इडुक्की जिले में स्थापना 1976 में हुई। यह चेरुथोनी और पेरियार नदियों से घिरा हुआ है। वन प्रकार इसमें पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन, अर्ध पर्णपाती वन और पहाड़ी शोला वन। घास के मैदान शामिल हैं। जंतु में बड़े स्तनधारी हाथी, भारतीय बाइसन, गौर, सांभर हिरण, जंगली कुत्ते, जंगली बिल्ली, बाघ और जंगली सुअर शामिल। सरीसृप में कोबरा, वाइपर और क्रेट सहित कई सर्प प्रजातियां निवास करती हैं। वनस्पति में सागौन, शीशम, रोजवुड, कटहल, अबनूस, दालचीनी और बांस विभिन्न प्रजातियां हैं। सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में अध्ययन के अनुसार सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में हिरण की संख्या अधिक है, जिसमें 536 सांभर हिरण और 297 चीतेल धब्बेदार हिरण शामिल। सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यह भारत का पहला मानव निर्मित कृत्रिम वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1985 में 10.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया गया। जैव विविधता को समर्थन देने के उद्देश्य से स्थापना की गई। भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र के सांगली जिले में कुंडल कस्बे के पास स्थित है अभयारण्य। इस अभयारण्य का नाम प्राचीन सांगेश्वर मंदिर के नाम पर, जो भगवान शिव को समर्पित है। अभयारण्य में कृत्रिम रूप से विकसित वन और जहाँ स्थायी बारहमासी जल स्रोत नहीं है। इसमें दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन और दक्षिणी कांटेदार वन पाए जाते हैं। वनस्पति में इमली, नीम, नीलगिरी, बबूल, अकेसिया, अगाड़े और खैर के वृक्ष शामिल हैं। जीव जंतु में अभयारण्य में अधिकांश वन्यजीव प्रजातियां कृत्रिम रूप से प्रवाहित कराई गई हैं। बड़े शाकाहारी जीव सांभर, काला हिरण। वर्तमान में अभयारण्य में विलुप्त चीतल, चित्तीदार हिरण, मुंटजैक, भौंकने वाला हिरण और जंगली सुअर। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में 2 चीते, प्रभास और पावक को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा गया। ये चीते दक्षिण अफ्रीका से फरवरी 2023 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। गांधी सागर अभयारण्य यह अभयारण्य मंदसौर और नीमच जिले में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान की सीमा से सटे हैं, जो समतल और चट्टानी मालवा पठार पर फैले हुए हैं। संरक्षण 1974 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। इसमें चंबल नदी बहती है, जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। पारिस्थितिकी तंत्र। इस अभयारण्य का सवाना पारिस्थितिकी परितंत्र चट्टानी इलाके और कम उपजाऊ मृदा के कारण खुले
घास के मैदानों और सूखे पतझड़ वाले वृक्ष तथा झाड़ियों से निर्मित है। अभ्यारण्य के वन कथियार गिर सूखे पतझड़ वाले वन के भाग हैं। यहाँ सलाई, करधई, धवड़ा, तेंदू, पलास जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। यह विश्व के मशहूर चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर का हिस्सा है। इसे वर्ष 1974 में सूचित किया गया और 1984 में अभ्यारण्य सूची में शामिल किया गया। चीते के लिए आदर्श आवास में गांधी सागर का भूदृश्य केन्या के मसाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व के समान है, जो अपनी सवाना जंगली भूमि के लिए प्रसिद्ध है। कोनों के बाद इसे भारत में चीते के लिए दूसरा सर्वोत्तम आवास माना जाता है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान यह श्योपुर जिले के कोनो वन्यजीव प्रभाग के लगभग केंद्र में है और यह मध्य भारतीय विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। पूर्व में एक वन्यजीव अभ्यारण्य कोनो को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कोनो नदी, जो चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी में से एक है, पूरे राष्ट्रीय उद्यान प्रभाग को 2 भागों में विभाजित करते हुए इसकी पूरी लंबाई में बहती है। वनस्पति फ्लोरा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्य रूप से एनोगेइसस पेंडुला, करघई, सेनेगलिया, कत्थू, खैर, बोसबेलिया, सेराटा, सलाई और संबंधित वनस्पतियां शामिल हैं। जीव जंतु में वन्यजीव में भारतीय तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, सुनहरा सियार, स्लॉथ बियर, भारतीय लोमड़ी, धारीदार लकड़बग्गा, चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा और काला हिरण। कोनो उद्यान तेंदुए, सियार, चिंकारा के लिए जाना जाता है। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा सरकार को महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसे टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1999 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। गोवा के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इसमें आद्य पर्णपाती से प्रमुखतः ढका हुआ, जिसमें सदाबहार प्रजातियों की छोटे पैच भी शामिल है। पवित्र वनों के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्लभ है और देशज पौधों का संरक्षण करते हैं। परिस्थितियाँ वनस्पतियाँ अद्वितीय सदाबहार अशोका वृक्ष, संतरी पीले फूल वाला और देशज ऑर्किड का घर है। प्रमुख विशेषताओं में गोवा का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ बाघ की उपस्थिति दर्ज की है। गोवा के 3 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर इसमें शामिल है। सांसोगोड 1027 मीटर, लालवचे सदा 812 मीटर, वाघेरी 725 मीटर। वन में अगस्तमलाई भूदृश्य। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सशक्त समिति CEC को अगस्तमलाई उष्णकटिबंधीय वन भूदृश्य का एक व्यापक सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा है, ताकि गैर वन गतिविधियों और अतिक्रमण की पहचान की जा सके। अगस्तमलाई भूदृश्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तमिलनाडु और केरल में विस्तृत लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में सेंदुरूनी, पेम्पारा और नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ कलक्काड़, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व शामिल है। जैव विविधता वनस्पति में उच्च पादपों की 2254 प्रजातियों का आवास जिसमें लगभग 400 स्थानिक एंडेमिक प्रजातियां शामिल हैं। विशिष्ट वनस्पति में आरोग्यपाचा शाश्वत स्वास्थ्य का पौधा के रूप में प्रसिद्ध दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है। नीलकृंची प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है। प्राणी विविधता में लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे शेर, पूंछ वाला मकाक, बंगाल टाइगर, नीलगिरी मार्टन, नीलगिरी तहर, मालाबार
कांटेदार डॉर्माउस, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, गौर और स्लॉथ भालू का आवास। आदिवासी समुदाय, जहाँ विभिन्न जनजाति समुदाय निवास करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कानी जनजाति शामिल है। कसमपट्टी पवित्र उपवन, कसमपट्टी पवित्र उपवन को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत आधिकारिक रूप से तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है। कसमपट्टी पवित्र उपवन वीराकोलिन उपवन भौगोलिक अवस्थिति कसमपट्टी गांव में स्थित है। अलागर मलाई आरक्षित वन के निकट है। डिंडीगुल जिला तमिलनाडु में यह उपवन एक पारिस्थितिक सेतु के रूप में कार्य करती है, जो आसपास के आम के बागानों के परागण और मृदा उर्वरता को बढ़ावा देता है। यह स्थानीय जलवायु की स्थिरता और वन्यजीवों की पारिस्थितिक संपर्कता कनेक्टिविटी को भी सुदृढ़ करता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व में स्थानीय लोग उपवन के भीतर वीराकोलिन मंदिर में वीरनन देवता की पूजा करते हैं। रेड्डियापट्टी पंचायत परिषद के प्रस्ताव के बाद इस उपवन का संरक्षण किया जा रहा है, जो समुदाय आधारित सर्वेक्षण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाता है। जैव विविधता विरासत स्थल BHS जैव विविधता विरासत स्थल ये पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जिनमें समृद्ध जैव विविधता, उच्च स्थानिकता, एंडेमिज्म और सांस्कृतिक महत्व विद्यमान होता है। इनका संरक्षण प्राय स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है और ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्देश्य पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण के माध्यम से स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार करना है। भारत का पहला BHS भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर इमली उपवन बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जिसे वर्ष 2007 में BHS स्थल घोषित किया गया था। BHS घोषित किए जाने के मानदंड में यदि कोई क्षेत्र निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा करता है: वन एवं पालतू प्रजातियों की समृद्ध विविधता, उच्च स्तर की स्थानिकता या दुर्लभ प्रजातियों की उपस्थिति, सांस्कृतिक या पवित्र महत्व, जैसे पवित्र उपवन में पारिस्थितिक गलियारे या ऐसे आवास जो संकटग्रस्त प्रजातियों का समर्थन करते हैं। अतिरिक्त जानकारी में पवित्र उपवन ये समुदाय द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं, जिनका सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी दोनों दृष्टि से महत्व होता है। इन उपवनों का संरक्षण पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से किया जाता है तथा ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट और जल पुनर्स्थापन क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं। शहरी जैव विविधता हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हैदराबाद के कांचा गच्ची बोवली में वनों की कटाई रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है, जिससे विकास के दावों के प्रति भारत के शहरी वनों की संवेदनशीलता उजागर हुई है। समाचार पर अधिक जानकारी। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 का विषय प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। यह दिसंबर 22 मई 1992 को जैव विविधता सम्मेलन CBD को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। शहरी वन में ये शहरों की सीमाओं के भीतर स्थित वनों, वृक्षों वाले क्षेत्र और हरित गलियारे होते हैं, जिनमें प्राकृतिक वन क्षेत्र, मानव निर्मित पार्क और संस्थागत हरित पट्टियाँ शामिल हैं। शहरी जैव विविधता में इन क्षेत्रों में पनपने वाले जीवों की विविधता, वनस्पति, जीव जंतु, कवक, फंगी और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। शहरी जैव विविधता संरक्षण से संबंधित वैश्विक पहल UN हैबिटेट का 3-30-300 सिद्धांत शहरी हरियाली के लिए दिशा निर्देश को सुनिश्चित करता है। हर घर में 3 परिपक्व वृक्ष हों, प्रत्येक के पड़ोस में 30% वृक्ष छत्रावरण ट्री कैनोपी कवर हो, प्रत्येक आवास में 300 मीटर के भीतर हरित क्षेत्र उपलब्ध हो। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता रूपरेखा
GBF जैव विविधता सम्मेलन CBD के अंतर्गत अपनाई गई। इसमें 23 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लक्ष्य 12 वर्ष 2030 तक शहरी हरित और नीले क्षेत्र को सुदृढ़ करना, ताकि जैव विविधता, पारिस्थितिकी संपर्कता और मानव कल्याण में सुधार हो। फ्रैंकफर्ट का ग्रीन बेल्ट मॉडल, यह वृत्ताकार हरित पट्टी जो जलवायु अवरोध क्लाइमेट बफर के रूप में कार्य करती है। इसमें शहर का तापमान लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। शहरी केंद्र की तुलना में सापेक्ष आर्द्रता में लगभग 5% की वृद्धि हुई है। परिचय कोयनबेडू मॉडल, चेन्नई में विकसित यह मॉडल शहरी वनों को सीवेज उपचार संयंत्र जैसे उपयोगिता क्षेत्र में एकीकृत करता है। मियावाकी पद्धति, जापान के डॉक्टर अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित पद्धति, जिसमें उपयोग वनों, घने देशज वनों के विकास के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। परिपक्वता का समय कोयम्बेडू मॉडल प्रजातियों और उपलब्धता स्थान के आधार पर 5 से 10 वर्ष लगते हैं। मियावाकी पद्धति में वन 2 से 3 वर्षों में परिपक्व हो जाते हैं और वृद्धि के बाद न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है। शहरी जैव विविधता सूचकांक, यह शहरी जैव विविधता प्रदर्शन को मापने और निगरानी करने के लिए जैव विविधता अभिसमय द्वारा विकसित एक स्व-मूल्यांकन उपकरण है। मानदंड में शहर में मूल जैव विविधता की सीमा, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जैव विविधता के शासन का स्तर, स्थानीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजनाएं, LBSAP, स्थानीय संरक्षण कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों के साथ संरेखित शहर विशिष्ट रूपरेखाएं हैं। शहरी जैव विविधता पर सरकारी पहल, नगर वन योजना। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 1000 शहरी वन स्थापित करना। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत 2015 जैव विविधता गलियारों, सतत जल निकासी प्रणालियों और इको पार्कों सहित शहरी बुनियादी ढांचे में एकीकृत पारिस्थितिकी डिजाइनों को बढ़ाना है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 सामाजिक, वानिकी और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देती है। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014, इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता और जलवायु अनुकूलन में सुधार के लिए शहरी क्षेत्रों में वनीकरण को बढ़ावा देना है। आधुनिक तकनीकों का अनुकूलन, मियावाकी तकनीकी और जैव विविधता पार्क, यमुना पार्क, दिल्ली में। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025, वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025 के अनुसार भारत इन कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है और वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है। रिपोर्ट में निष्कर्ष है कि वैश्विक रुझान कुल वन क्षेत्र 2025 में कुल वैश्विक वन क्षेत्र 4.14 अरब हेक्टेयर है, जो वैश्विक स्थलीय क्षेत्र का 32% के बराबर है। यह वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति 0.50 हेक्टेयर वन क्षेत्र के समकक्ष है। भौगोलिक वितरण में उष्णकटिबंधीय वन विश्व के कुल वन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो लगभग 45% है। 5 देश रूस, ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में विश्व के कुल वनों का 54% क्षेत्र स्थित है। न्यूनतम या शून्य वन आवरण वाले देश में 7 देश या क्षेत्र शामिल हैं। फाकलैंड द्वीप, माल्विनास, जिब्राल्टर, होली सी, मोनाको, नाउरू, स्वालबार्ड, जॉन मायन द्वीप समूह, टोकेलाऊ। भारतीय प्रदर्शन में वैश्विक रैंकिंग, कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर है, जो पिछले आकलन में 10वां स्थान था। वार्षिक निवल वन क्षेत्र वृद्धि में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान बनाए रखा है। वैश्विक आर्थिक क्षेत्र वृद्धि वर्ष 2015 से 2025 के दौरान भारत में प्रति
प्रतिवर्ष औसतन 1.91 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वार्षिक शुद्ध परिवर्तन का 0.27% है। कुल वन क्षेत्र भारत का कुल वन क्षेत्र 7.274 करोड़ हेक्टेयर है, जो विश्व के कुल वन क्षेत्र के लगभग 2% है। इस उपलब्धि के साथ भारत वैश्विक रैंकिंग में पेरू से ठीक ऊपर है। वैश्विक वन संसाधन आकलन के बारे में वैश्विक वन संसाधन आकलन आधिकारिक राष्ट्रीय डेटा पर आधिकारिक एकमात्र विश्वव्यापी मूल्यांकन है। प्रकाशक में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO आवृत्ति में 1948 से प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। उद्देश्य विश्व में वन संसाधन की सीमा, स्थिति, प्रबंधन और उपयोग का आकलन करना है। FRA वनों की 2 व्यापक श्रेणियों की पहचान करता है और प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित नेचुरली रीजनरेटिंग और रोपित प्लांटेड। इन व्यापक श्रेणियों के भीतर यह प्राथमिक वनों जिसमें केवल देसी प्रजातियां होती हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वनों की एक उपश्रेणी के रूप में पहचानता है। रोपित वनों की उपश्रेणियों के तहत यह वृक्षारोपण वनों, उदाहरण के लिए रबड़ और अन्य रोपित वनों, वे वन जो रोपे गए हैं लेकिन वृक्षारोपण के मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, की पहचान करता है। CO2 उर्वरीकरण और अमेजन वर्षावन एक नए अध्ययन increasing tree size across Amazonia increasing tree size across Amazonia में पाया गया है कि अमेजन वर्षावन में पेड़ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण आकार में बड़े हो रहे हैं। मुख्य निष्कर्ष में अवलोकन करें तो अमेजन वन में औसत पेड़ व्यास लगभग 3.3% प्रति दशक बढ़ा है। कारण पिछले 3 दशकों में वायुमंडलीय CO2 स्तर में 20% की वृद्धि हुई है। प्रक्रिया यह उच्च CO2 स्तर फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, जिसमें पौधे की वृद्धि और बायोमास संचयन में तेजी आती है। प्रभाव यह CO2 के लिए उर्वरीकरण के रूप में कार्य करता है, स्थायी रूप से वन की कार्बन सिंक क्षमता को मजबूत करता है। अमेजन वर्षावन भौगोलिक स्थिति यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जो दक्षिण अमेरिका में 9 देशों ब्राज़ील लगभग 60%, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना में विस्तृत है। पारिस्थितिकी महत्व, जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये वर्षावन विश्व में ज्ञात प्रजातियों का लगभग 10% का घर है, जिसमें अनगिनत पौधे और जीव शामिल हैं। कार्बन संचयन, इसमें पेड़ और मृदा में अत्यधिक मात्रा में कार्बन संग्रहित होता है, जिससे यह वैश्विक जलवायु नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। जलवायु विनियमन, यह CO2 को अवशोषित करके और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करके वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अक्सर इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। महत्व, अमेजन वर्षावन वैश्विक तापमान को स्थिर रखने, जल चक्रों का समर्थन करने और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखने में मदद करता है। महासागर, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 नीस, फ्रांस में संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 महासागर संरक्षण को बढ़ावा देने और SDG 14 जल के नीचे जीवन को लागू करने में वैश्विक मंच है। 2025 का सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयोजित किया गया। विषय, महासागरों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी और कार्यवाही को तेज करना है। पूर्व और भविष्य के सम्मेलन 2017 न्यूयॉर्क में हुआ। पहला
संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन न्यूयॉर्क में 2022 में लिस्बन में दूसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ। 2028 में चौथा महासागर सम्मेलन होगा। चिली और दक्षिण कोरिया द्वारा सह आयोजित प्रगति को आगे बढ़ाने में से संबंधित होगा। यूरोपीय संघ से एक बिलियन येन महासागर संरक्षण अनुसंधान और संधारणी मत्स्य हेतु फ्रेंच पॉलिनेशिया विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर बनाने की योजना है। जर्मनी में 100 मिलियन यूरो पहले बाल्टिक और उत्तरी समुद्र के जल के नीचे हथियारों को हटाना है। स्पेन की समुद्री UNO3 के घोषित प्रमुख प्रतिबद्धताओं में यूरोपीय संघ में 1 बिलियन यूरो महासागर संरक्षण अनुसंधान संधारणी मत्स्य हेतु लक्ष्य है। फ्रेंच पॉलिनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बनाना है। और जर्मनी में 100 मिलियन यूरो की पहल है। 100 बाल्टिक और उत्तरी समुद्र के नीचे के हथियारों को हटाना है। और स्पेन के नए समुद्री संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता की सुरक्षा के लिए 5 नए क्षेत्र बनाना है। न्यूजीलैंड का $52 मिलियन प्रशांत महासागर शासन को मजबूत करना है। निष्कर्ष में उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, प्रदूषण को रोकना और संवेदनशील तटीय देशों के लिए जलवायु एवं संरक्षण वित्त सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। संरचना में 2 भागों की योजना है। राजनीतिक घोषणा हमारा महासागर और हमारा भविष्य, तत्काल कार्यवाही के लिए एकजुट। 2030 तक महासागर और भूमि का 30% संरक्षण सुनिश्चित करने की पुष्टि। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता समझौता और हाई सी ट्रीटी BBNJ के अनुरूप है। 800 प्लस स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं सरकारों, NGO, वैज्ञानिक और निजी क्षेत्र से, जिसमें समुद्री संरक्षण सतत वित्त संरक्षण पहल शामिल है। मुख्य पहलें और विशेषताएं में नीस वेकअप कॉल प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए 96 देशों ने समर्थन किया। भारत की अनुपस्थिति में हाई एम्बिशन कोalition for a quiet ocean high ambition coalition for a quiet ocean पनामा और कनाडा के नेतृत्व में 37 देशों के जलमग्न ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की पहल है। कोरल बॉन्ड इंडोनेशिया और वर्ल्ड बैंक ने रीफ संरक्षण वित्त शुरू किया है। हाई सीज ट्रीटी BBNJ 50 देशों द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। कानूनी कार्यान्वयन के लिए 60 देशों की आवश्यकता है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा GBF अंगीकरण दिसंबर 2022 में जैव विविधता सम्मेलन CBD की COP15 में उद्देश्य वर्ष 2030 तक जैव विविधता हानि को कम करना है। वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का लक्ष्य और उद्देश्य में वर्ष 2030 के लिए 23 लक्ष्य और 2050 के लिए 4 समग्र उद्देश्य को निर्धारित करना है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर की जैव विविधता BBNJ 2023 प्रकृति अनक्लॉज के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र लगभग महासागर का 2/3 हिस्सा
में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। वर्तमान स्थिति 50 देशों में अनुमोदित किया गया है। 60 अनुमोदन आवश्यक है ताकि संधि प्रभाव में आए और यह 60वें अनुमोदन में 120 दिनों के बाद लागू होगी। 60वें अनुमोदन के 120 दिन बाद लागू होगी। भारत की स्थिति सितंबर 2024 में भारत ने सितंबर 2024 में हस्ताक्षर किया। वैश्विक जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन और संसद में मंजूरी की अनुमोदन लंबित है। महासागर अम्लीकरण। एक नए अध्ययन में पता चला कि महासागर अम्लीकरण पहले ही अपनी ग्रह संबंधी सीमा को पार कर चुका है। महासागर अम्लीकरण के बारे में यह महासागर के पीएच लंबे समय तक कमी को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अवशोषण के कारण होता है। इसे अक्सर जलवायु परिवर्तन का दुष्ट जुड़वा इविल ट्विन कहा जाता है। महासागर अम्लीकरण की प्रक्रिया में पहले CO2 जलवायु परिवर्तन, CO2 सांद्रता, विकिरण बल, कारण समुद्री जल द्वारा अधिक वायुमंडलीय CO2 का अवशोषण, रासायनिक अभिक्रिया CO2 + H2O = कार्बनिक एसिड H2CO3 H+ और HCO3- में विभाजित किया जाता है। pH का प्रभाव H+ आयनों में वृद्धि। महासागर का pH कम होता है जिससे अम्लीयता बढ़ती है। कार्बोनेट में कमी। pH+ आयन कार्बोनेट आयनों CO2 CO3 पावर 2- के साथ बनते हैं, जिससे उनकी उपलब्धता घटती है। जैव विविधता कम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सेल और कंकाल निर्माण को सीमित करता है, जो कोरल, शंखधारी मोलस्क और प्लैंकटन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। समुद्री खाद्य जाल में विघटन, जैव विविधता की हानि तथा वैश्विक मत्स्य पालन और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा। प्लेनेटरी बाउंड्री महत्वपूर्ण पृथ्वी प्रणाली जैसे जलवायु, स्वच्छ जल, जैव विविधता आदि की सुरक्षित पारिस्थितिकी सीमाएं निर्धारित करती है, जिसके पार जाने पर पृथ्वी की स्थिरता खतरे में बढ़ सकती है। विकसित किया गया स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर द्वारा आपस में जुड़ा सभी बाउंड्रीज एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी एक का उल्लंघन अन्य पर जोखिम बढ़ाता है। सुरक्षित संचालन क्षेत्र में मानवता केवल सभी 9 प्लेनेटरी बाउंड्री का सम्मान करके सुरक्षित संचालन क्षेत्र में रह सकती है। डार्कनिंग ऑफ द ग्लोबल ओशियन नामक एक अध्ययन में पाया गया कि 2003 से 2022 के बीच वैश्विक महासागर का 21% हिस्सा ओशियन डार्कनिंग से प्रभावित होगा। ओशियन डार्कनिंग का अर्थ महासागर जल के प्रकाश प्रवेश की कमी, जिसमें प्रकाशीय क्षेत्र फोटोनिक जोन का आकार घट जाता है। पारिस्थितिकी प्रभाव। कम प्रकाश समुद्री जैव उत्पादकता को सीमित करता है, जिससे और उन जीवों के लिए खतरा उत्पन्न करता है जो जीवन और प्रजनन के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। महत्व। यह एक उभरता हुआ पारिस्थितिकी मुद्दा है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और जलवायु नियंत्रण प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। ओशियन डार्कनिंग के कारण तटीय क्षेत्र, तटबंध, जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों का बहाव, जिसमें शैवाल की
शैवाल की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि ब्लूम होता है, सूर्य प्रकाश का अवरुद्ध होता है, खुले महासागर प्लांकटन की गतिशीलता में परिवर्तन, सागर तापमान वृद्धि और महासागरीय धाराओं में बदलाव, प्रकाशित क्षेत्र में फोटोनिक जोन। प्रकाशित क्षेत्र सागर की वह ऊपरी परत है जो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होती है, लगभग 2200 मीटर तक फैली होती है, जहाँ प्रकाश प्रवेश पर्याप्त होता है। पारिस्थितिकी भूमिका: यह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को सक्षम बनाता है, समुद्री खाद्य श्रृंखला की आधारशिला तैयार करता है। जैव विविधता केंद्र: अपने लगभग 90% समुद्री जीवन इसी क्षेत्र में निवास करता है। वैश्विक कर्म: ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन चक्र और जलवायु नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। महत्व में यह स्वच्छ प्रकाशीय क्षेत्र समुद्री खाद्य जाल को बनाए रखता है और वैश्विक मत्स्य का पालन आधार है। महासागर समन्वय तंत्र ओसीएम